मैं डॉक्टर पीसी जाट बीए पार्ट सेकंड के भारतीय राज्य व्यवस्था के पेपर में आज हम भारतीय राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और उनके औचित्य पर परिचर्चा करेंगे। पिछले परिचर्चा में हमने क्षेत्रीय दलों के अभिप्राय और उनके प्रकारों पर परिचर्चा की थी। देखिए, भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें अनेक तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक विविधताएं व्याप्त हैं और इन विविधताओं की अभिव्यक्ति भारत की दलीय व्यवस्था में देखने को मिलती है। हम पाते हैं कि भारतीय दलीय व्यवस्था में अनेकों क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए हैं। इन क्षेत्रीय दलों के औचित्य और भूमिका पर विद्वानों ने अपने अपने नजरिए से परिचर्चा की है, जिसे हम दो दृष्टिकोणों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थात भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के औचित्य व उनकी भूमिका को देखने के दो नजरिए हैं, दो दृष्टिकोण हैं। एक नजरिया नकारात्मक है और दूसरा नजरिया सकारात्मक है। नकारात्मक नजरिए की दृष्टि से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा माना गया और यह तर्क दिया गया कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता को किसी न किसी रूप में कमजोर करते हैं, क्योंकि उनका यह मानना था कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं अपनी किसी क्षेत्रीय पहचान या निष्ठा को लेकर के और उसे बचाए बनाए रखने के लिए ही अस्तित्व में आए हैं। इसलिए उन्हें भारत की अखंडता के लिए खतरा माना, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाली शक्ति के रूप में देखा गया। साथ ही यह भी माना गया कि क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में विस्तार और राज्यों में सत्तारूढ़ होने पर केंद्र व राज्यों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि देखा गया है कि जब कोई क्षेत्रीय दल राज्य में सत्तारूढ़ होता है तो वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्र से सौदेबाजी करता है और केंद्र के द्वारा उनके मांगे न मानने पर उनके बीच तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हुई है। इसलिए इसे भी एक नकारात्मक बिंदु के रूप में तीसरी चीज ये भी सामने आई है कि प्राय चूंकि भारतीय राजनीति में विशेष रूप से 1990 के बाद में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और उस कारण से राष्ट्र और साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो प्राय कमजोर हुए हैं, जिससे गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ है। और इस गठबंधन की राजनीति के चलते ही राजनीतिक दलों के बीच तनाव टकराव पैदा होता है, तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। विशेष रूप से 1990 के दशक में हमें ये देखने को मिला, जब 1996, 1998 और 1999 में बहुत ही अल्प समय में, यानी 4 साल के अंदर ही 3 बार लोकसभा चुनाव से देश को गुजरना पड़ा और भारतीय जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। क्योंकि उसका ये कारण था कि गठबंधन की राजनीति में राजनीतिक दलों के बीच तोल मोल की राजनीति की शुरुआत हुई और परिणाम राजनीतिक अस्थिरता था। इसलिए ये माना गया कि क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव से न केवल केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, बल्कि राज्यों में भी इस तरह की गठबंधन सरकारों के अस्तित्व में आने से वहां पर भी राजनीतिक अस्थिरता को जन्म मिला है। तो इस तरह से ये जो दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण है, वो क्षेत्रीय दलों को भारत की एकता, अखंडता, केंद्र राज्य संबंधों के बीच तनाव और राजनीतिक अस्थिरता की दृष्टि से इनको उचित नहीं मानता है। इस दृष्टिकोण को अर्थात यह दृष्टिकोण इन राजनीतिक दलों को नकारात्मक दृष्टि से देखता है। दूसरा, क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व, उनके औचित्य और उनकी भूमिका को देखने का जो दृष्टिकोण है वो है सकारात्मक दृष्टिकोण। ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, इसका ये मानना है कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व में आने से ही भारतीय संघीय व्यवस्था ने वास्तविक अर्थों में संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप ग्रहण किया है और संघात्मक प्रावधानों का सफल क्रियान्वयन संभव हुआ है। क्योंकि देखिए, जब क्षेत्रीय दल
केंद्रीय राजनीति में सहभागिता करते हैं तो वहाँ पर वो अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तोल मोल करते हैं, अर्थात बार्गेनिंग करते हैं। इस तोल मोल या बार्गेनिंग की राजनीति के चलते ही भारतीय व्यवस्था ने एक सौदेबाजी के संघात्मक स्वरूप को ग्रहण किया है। दूसरा बिंदु कि क्षेत्रीय दल के अस्तित्व में आने और उनकी भूमिका में वृद्धि से राज्यों की संविधान प्रदत्त स्वायत्तता की रक्षा हो सकी है। राज्यों की अस्मिता व अधिकारों की आवाज इन क्षेत्रीय दलों ने बुलंद की है और अधिकाधिक स्वायत्तता की मांग की है। तीसरा बिंदु जो इनकी सकारात्मक व्याख्या करता है कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व में आने और उनके प्रभाव के विस्तार होने से प्रतिस्पर्धी दलीय व्यवस्था का विकास हुआ है, जिससे संसदीय व्यवस्था का सफल संचालन संभव हुआ है। क्षेत्रीय दलों का आर्थिक सुविधाओं की मांग ने क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं को कम किया है, अर्थात क्षेत्रीय दलों द्वारा अपने राज्य के लिए अधिक सुविधाओं की मांग ने या उस क्षेत्र के पिछड़ेपन की मांग को उठाने के चलते उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज लिए हैं, जिससे क्षेत्र की आर्थिक विषमताओं को कम करने में मदद मिली है। चौथा बिंदु इनकी सकारात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या में ये भी माना जाता है कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व में आने से आर्थिक विकास को गति मिली है। क्षेत्रीय दलों ने अपने दावे को उचित साबित करने के लिए विशेष योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन कर विकास को गति दी है। वह अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए या अपने औचित्य को साबित करने के लिए जन कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा दिया है। और अंत में कि भारत की जैसी सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक प्रकृति है, उसके अनुरूप भारतीय दलीय व्यवस्था में इनका प्रकटीकरण हमें देखने को मिलता है। और उस प्रकटीकरण के चलते ही क्योंकि क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में वृद्धि हुई है, उनका विस्तार हुआ है और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का ह्रास देखने को मिलता है। परिणामतः गठबंधन की राजनीति का आरंभ होता है और वर्तमान में आप देखते हैं कि भारतीय जो राजनीति है वो दो कोएलिशन के इर्द गिर्द घूम रही है। एक एनडीए जिसका मुख्य ध्रुव बीजेपी है और दूसरा यूपीए जिसका मुख्य ध्रुव कांग्रेस है। इन दोनों फ्रंट्स के इर्द गिर्द ही संपूर्ण भारतीय दलीय व्यवस्था और भारतीय राजनीति घूम रही है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व में आने से न केवल संघात्मक व्यवस्था ने अपना कार्यात्मक और व्यवहारिक स्वरूप ग्रहण किया, बल्कि स्वायत्तता की, राज्यों की स्वायत्तता की भी रक्षा हो पाई है और विकास को भी गति मिल पाई है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थिति के अनुरूप क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व स्वाभाविक है और क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव ने गठबंधन राजनीति का सूत्रपात किया और संघीय व्यवस्था को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया है। आज का हमारा व्याख्यान यहीं तक। धन्यवाद।